आज हम लोग का जो क्लास है एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। अच्छा, कॉलेज सब शुरू हो गया क्या आप लोग का? नहीं, कॉलेज शुरू नहीं। पहले सिलेबस अगस्त में शुरू করবে। हाँ, এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। মানে ওরাও এখনো ডিসিশন নিতে পারেনি কিভাবে কি করবে, সাপোর্ট করবে। সত্যি, सही मुश्किल हो যাবে। ओके, सिलेबस क्या-क्या है देख लेते हैं। चैप्टर 1 acquisition of business, acquisition of business and profit or loss prior to incorporation। साथ में एक और है समझ लेना ए, और एक है कन्वर्सन, कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप टू कंपनी या सेल टू कंपनी। पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है आपका अमलगमेशन, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन सबको बिजनेस कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन में दो तरह होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, दोनों है इसमें। ये लेंथी चैप्टर, बहुत लेंथी चैप्टर। रिकंस्ट्रक्शन तो इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन सेपरेटली एक चैप्टर बन जाता है। थर्ड चैप्टर होल्डिंग कंपनी। ये भी लेंथी चैप्टर। फोर्थ चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। Fourth one is liquidation of company, and fifth chapter financial reporting and Ind AS। AS से Ind AS में कन्वर्सन किया जा रहा है सब। तो Ind AS, कुछ Ind AS है इसमें। Ind AS 1 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडार्ड, আগে ছিল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড এস, ওটা এখন ইন্ড এস করা হয়েছে। মানে এটা কেন করা হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি বিজনেস না ইন্টারন্যাশনালি মানে গ্লোবাল, এটা এক হয়ে গেছে, গ্লোবাল ভিলেজ বলতে পারো। প্রচুর ইন্ডিয়ান কোম্পানি বাইরের দেশের কোম্পানিকে অ্যাকোয়ার করছে। এবারে তুমি যদি আমাদের অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড আর ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড যদি আলাদা হয়, তাহলে ওই ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটাকে রিড করা বা ওটাকে অ্যানালিসিস করতে মুশকিল হয়ে যাবে। ইউনিফর্মিটি নিয়ে আসার জন্য গ্র্যাজুয়ালি এসটাকে আস্তে আস্তে ইন্ড এস এ কনভার্ট করা হচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ইন্ড এস সমস্ত কোম্পানি নয়, একটা স্টেজ বলা আছে, স্টেজ 1, স্টেজ 2, স্টেজ 3, কারা এটা ফলো করবে এরকম করে বলা আছে, ঠিক আছে? আর মানে ভলান্টারিলি অন্যরাও ফলো করতে পারে।
যাই হোক, কিছু তোমরা ইন্ডেক্স এখানে শিখবে। ৩ টে ইন্ডেক্স আছে। এর মধ্যে আছে তোমার ইন্ড এস 1, ইন্ড এস 16, ইন্ড-এস 33। इंड-एस 1, इंड-एस 16 और इंड-एस 33। ये 3 आप लोगों को करना होगा। ओके, तो ये 3 में से इंड-एस 1 तो थ्योरी है। इंड-एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंड-एस 33 अर्निंग पर शेयर, ये आपका प्रैक्टिकल मिलेगा और यहाँ से प्रैक्टिकल आराम से जो भी पैटर्न का हम लोग करेंगे ना, उससे मिल जाएगा आपको। ओके, तो बस ये है आपका सिलेबस। इस सिलेबस से लेंथीएस्ट चैप्टर जब अगर बोले तो ये ऑब्वियसली 2 पार्ट हो गया, इसलिए लेंथी हो गया। और ये लेंथी है और ये भी थोड़ा-सा लेंथी है। तो बाकी ठीक है, लिक्विडेशन में पूरा आपका पूरा सिलेबस में नहीं है, एक पोर्शन है, मतलब पुराना सिस्टम। अभी न्यू सिस्टम जो हो गया ना, वो आप लोग का नहीं है। क्या न्यू सिस्टम, हम लोग थोड़ा-सा आइडिया लेंगे और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में थोड़ा-सा थ्योरी है और आपका फिर इन इंडिया सीखना होगा। ओके? तो चैप्टर ज़्यादा नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है ना? ये। तो आज हम लोग एकदम चैप्टर 1 से ही शुरू करेंगे, क्योंकि ये दोनों शुरू करेंगे थोड़ा लेंथी होगा ना और थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन है। हम एक्विजिशन नहीं पता, कन्वर्शन नहीं पता, ये भी इसमें आएगा। मतलब ये जो सेकंड पार्ट अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन है ना, इसमें भी आएगा। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो एक्वायर करना बिज़नेस को, मतलब पुराना बिज़नेस को खत्म करना, न्यू बिज़नेस शुरू करना। तो एक प्रकार का तो एक्विजिशन ही हो रहा है ना, तो इसीलिए पहले बेसिक ये रूल हो जाएगा ना, तो आगे ठीक रहेगा। ओके? यस। फर्स्ट हम लोग चैप्टर आज शुरू करेंगे। तो चैप्टर 1 मतलब जब यूनिट 1 इसमें से फर्स्ट चैप्टर। अब ऑब्वियसली ये अमालगमेशन होल्डिंग से मार्क्स परसेंटेज जितना ज्यादा है, इसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स आएगा। ठीक है ना? यस। 15 मार्क्स श्योर आएगा। चैप्टर 1 इसमें से ए पार्ट, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यहां से आप 10 मार्क्स कंफर्म एक क्वेश्चन मिलेगा। ओके ना, 15 এখান থেকে দেবে না। যদি হ্যাঁ অ্যাকুইজিশন অর অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট প্লাস প্রফিট লস প্রায়র ইনকর্পোরেশন ওটাও করা হয়, তাহলে হয়তো 15 মার্কস দিতে পারে। বাট যেভাবে মানে আগে যেটা ট্রেন্ড ছিল সেই অনুযায়ী বলছি, এটা 10 মার্কসে শিওর তুমি পাবে। ওকে, 15 মার্কসে তোমার অনেকগুলো চ্যাপ্টার আছে যেগুলো 15 মার্কসে দিতে পারে। আর লাস্ট যে চ্যাপ্টার না স্ট্যান্ডার্ড আছে, স্ট্যান্ডার্ড প্লাসে দুটো স্ট্যান্ডার্ড প্লাস এক থিওরি মিলিয়ে তোমাকে 15 মার্কসে নিয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে? ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या? इस चैप्टर में सीखेंगे क्या? और कोई आ रहे हैं क्या या नहीं पता? আসছে? अच्छा। ओके, थोड़ा आइडिया हम लोग ले लेते हैं ना। यस। तो हम ये 4 अभी आज 4 है, सब आया नहीं, ठीक है ना? हम ये 4 मिलके सोचे कि सामने एक अच्छा सा फूड स्टॉल है, बहुत अच्छा उनका फूड सेल होता है और यहाँ बहुत सारे पीजी है और क्लासरूम, मतलब गिरीश पार्क एरिया में ना कोचिंग सेंटर, मशरूम जैसा है। इसी बिल्डिंग में कितना सारे हैं, साइड में एक बिल्डिंग है उधर है, ठीक है? फिर इसके पीछे और कुछ बिल्डिंग है उधर है, फिर अपोजिट साइड सारा मतलब मशरूम जैसा यहाँ सेंटर भरा हुआ है। तो यहाँ यहाँ इसीलिए पेइंग गेस्ट भी बहुत ज्यादा है
पीजी सब खोल के रखे, प्लस यहाँ फूड स्टॉल बहुत है। पीजी में जो लोग आए ना वो लोग, यस, यस, यस। तो हम लोग ये डिसीजन लिए, चलो हम लोग एक चलो एक कंपनी खोलते हैं, ठीक है ना? क्या करते हैं? एक कंपनी खोलते हैं और कंपनी में एक एक होता है ना प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी कमेंसमेंट कैसे होता है, पता है आप लोग को? तो कंपनी खोलने से पहले हम लोग ये सब मिलकर डिसाइड किए, क्या मतलब न्यू कंपनी खोलेंगे, तो उसमें ना कोई गुडविल कुछ नहीं है, कस्टमर ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। क्यों ना इस एरिया में कोई बिज़नेस सा देख लेते, जिसका स्टॉल अच्छा चलता है। तो एक बिज़नेस स्टॉल फूड स्टॉल चलता है, उनको ऑफर किए, "अरे! आपका तो बहुत अच्छा स्टॉल चलता है, एक काम कीजिए ना, अब छोटा-सा एक स्टॉल चला रहे हो और हम लोग इसको कंपनी" उनको सपना दिखा रहे हैं, "हम लोग कंपनी खोलेंगे, ठीक है ना? हम लोग के साथ आ जाइए।" और कंपनी खोलने के बाद हम लोग कैपिटल लेके आएँगे, पब्लिक इश्यू लेके आएँगे, तो ह्यूज कैपिटल हो जाएगा और उससे क्या करेंगे, आपका बिज़नेस को पूरा पहले तो वेस्ट बंगाल में पूरा ये करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। इसके बाद पूरा इंडिया में एक्सपेंशन करेंगे, अच्छा-सा ब्रांड लगा देंगे, है ना? एक्सपेंड करने के बाद इंटरनेशनल ये कंपनी चलाएँगे। सपना उनको दिखाया और सपना सबको ही देखना चाहते हैं। वो भी देखा, मेरा एक छोटा-सा बिज़नेस चल रहा था। तो बोले कि अरे हम कैसे, अब हमको तो सिर्फ़ ये सब खाना बनाने आता है, बस एक स्टॉल चलाते हैं। बोला ये सब हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग सब कर लेंगे। तो उनको ऑफ़र किया, आपका बिज़नेस बेच दीजिए। वो बोला अरे नहीं भाई, यही मेरा ज़िंदगी है, मेरा लाइफ़ इसमें चलता है, कैसे बेच दें? बोले बेचना मतलब आपका बिज़नेस हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, आज इसका वैल्यू जितना है बोलिए, उसके हिसाब से आपको पे नहीं करेंगे, शेयर देंगे आपको, आपको भी मालिक बना लेंगे। आपको क्या करेंगे? कैश दे देंगे तो बस ओनरशिप खत्म हो जाएगा ना। आपको भी मालिक बनाएँगे तो आपको क्या देंगे? शेयर्स दे देंगे, तो आप भी मालिक बन जाओगे और धीरे-धीरे हम लोग भी कैपिटल लेके आएँगे, प्लस हम लोग पब्लिक इश्यू लेके आएँगे, इस तरह एक्सपेंशन करते जाएँगे। वो एग्री हो गया। तो एग्री हो गया तो क्या किया, हम लोग उनका बिज़नेस को टेक ओवर किए और ये हो गया आपका एक्विजिशन ऑफ बिज़नेस, समझ में ना? तो एक्वायर करने के बाद अब बोलो, हम लोग अभी तक कंपनी तो नहीं खोले ना, उनको बिज़नेस को एक्वायर किए, लेकिन कंपनी को खोलने के लिए हम लोग रजिस्टर्ड कंपनी में अप्लाई करना पड़ेगा। तो कंपनी का नाम क्या होगा, कैपिटल क्या आएगा, सब कुछ सोच के अप्लाई कर दिए। आरओसी में अप्लाई किया, फॉर्म लेके अप्लाई कर दिए और अप्लाई करने के बाद उन लोगों ने क्या करेंगे बोलो तो? रजिस्टर्ड कंपनी सब कुछ वेरीफाई करेंगे। प्रॉपर्ली वेरीफाई करने के बाद वो एक लेटर इश्यू करेंगे। लेटर जो इश्यू करेंगे इसको बोलते हैं लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जिस दिन से वो लेटर इशू हो गया, लीगली हम लोग का कंपनी फॉर्म हो गया। इससे पहले कंपनी नहीं हुआ। कंपनी जन्म कुछ दिन लेके बोलो लीगली, जिस दिन लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा, राइट? चाहे चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, आपको रजिस्टर ऑफ कंपनी अप्लाई करना होगा। उन लोगों ने इनकॉर्पोरेशन लेटर इशू करेंगे, तभी आपका क्या हो जाएगा, कंपनी लीगली फॉर्म हो गया। इससे पहले लीगली आपका कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब सोचो, मैंने आज का दिन मान लो, आज कितना तारीख है बोलो तो? 8 तारीख है ना? 8, 7, 26 को एक्वायर किए। कौन सा डेट में एक्वायर किए? 8, 7, 26 बिज़नेस एक्वायर किए और इनकॉर्पोरेशन के लिए हम लोग क्या किए? रजिस्टर ऑफ कंपनी में अप्लाई किए, उन लोगों ने वेरिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन के बाद इनकॉर्पोरेशन लेटर जब इश्यू किए, इनकॉर्पोरेशन लेटर इश्यू किए 31 दिसंबर 2026 को। तो बोलो, मैंने एक रनिंग बिज़नेस को बाय किए थे, कौन सा डेट में? 8 तारीख को, 8 जुलाई को बाय किए थे। इसके बाद कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए सारा प्रोसेस फॉलो किए और कंपनी हम लोग का लीगली कौन सा दिन में जन्म लिए बोलो? बोलो, बोलो कौन सा दिन? 31 दिसंबर 26, 26 है ना? तो इस दिन तक क्या इतना दिन वो स्टॉल बंद करके रखेंगे? ऑब्वियसली रन करेंगे और रन करेंगे तो उसमें भी तो कुछ प्रॉफिट आएगा। हाँ, इस दिन से पहले जो प्रॉफिट था उनका प्रॉफिट वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि एक्विजिशन में उसके हिसाब से पे किए। हम लोग पे किए ना? यस, पे किए मतलब उसके हिसाब से शेयर भी तो दिए। लेकिन इस दिन से ये जो पीरियड है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस पीरियड को आप क्या बोलोगे? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और इस पीरियड में ऑब्वियस बात है बिज़नेस को बंद करके नहीं रखेंगे। तो उस बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहे थे तो उसमें भी तो कुछ प्रॉफिट या लॉस आया होगा। तो ये जो पीरियड का प्रॉफिट और लॉस है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है?
समझ में आया चैप्टर? इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या? किसी बिज़नेस को एक्वायर करना, एक्वायर करने के बाद उसको कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इनकॉर्पोरेशन होगा। इनकॉर्पोरेशन डेट तक कितना प्रॉफिट आया, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये फाइंड करना होगा। लेकिन समझो, अगर 31 दिसंबर क्या हो गया बोलो तो? इनकॉर्पोरेट हो गया। आज ही तो जन्म लिए, आज क्या फाइनल अकाउंट करेंगे? फाइनल अकाउंट तो इसके बाद बनेगा ना। तो अकाउंट्स बनाएंगे ईयर एंड में, और ईयर एंड हम लोग डिसाइड किया ऑलवेज 31 मार्च करेंगे, क्योंकि टैक्स फाइलिंग में भी आसान रहेगा। फाइनेंशियल ईयर उसके हिसाब से कर लेंगे, नहीं तो अलग करेंगे, कर सकते। बहुत सारे ब्रिटिश कंपनी यहाँ है, उन लोगों ने अभी भी ना दिसंबर में ईयर एंड करते, लेकिन फिर उनको फाइलिंग के लिए फिर मार्च तक दिखाना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग भी सोच लिए थे कि हम लोग का ईयर एंड करेंगे 31 मार्च। तो बोलो तो नेक्स्ट 31 मार्च कब आएगा? 31 मार्च 2027 आएगा ना। और इस दिन को फिर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो कंपनी का फर्स्ट फाइनल अकाउंट बोलो कौन सा डेट में बनाया जाएगा? 31 मार्च 27। लेकिन कंपनी तो दिसंबर से था, मतलब जनवरी से लेके मार्च फर्स्ट ईयर सिर्फ 3 महीना के लिए फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा। ओके, तो इसमें दो पार्ट आ रहे हैं, एक तो प्री इनकॉर्पोरेशन भी और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन भी। इनकॉर्पोरेशन के बाद भी तो कुछ पीरियड है ना, ये दोनों पीरियड का प्रॉफिट फाइंड करना सीखेंगे इस चैप्टर में। एक्विजिशन किए और इसके बाद अप टू इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कितना, और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड तक कितना प्रॉफिट है, ये फाइंड करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट ईयर में तो कंपनी का ही होगा, एक्विजिशन का कोई सवाल ही नहीं है, प्री पोस्ट का कोई सवाल नहीं, ऑलवेज पोस्ट ही तो आएगा ना। उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, नॉर्मली कंपनी का अकाउंट करते जाओगे। तो ईयर ऑफ एक्विजिशन आपको ये दो चीज देखना होता है। अब बोलो क्लियर है? इस चैप्टर के बारे में आइडिया हो गया ना? यस, तो इसी पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। अब ग्रेजुअली इस पीरियड का प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे वो देखेंगे। यस, राइट डाउन पॉइंट 1। इस पॉइंट इसमें लिखते जाओ। एक्चुअली ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक पेज का ना स्टार्टिंग में चैप्टर का मतलब सब्जेक्ट का नाम लिखे, सिलेबस में क्या क्या चैप्टर है वो लिखे, इतना स्पेस छोड़ के लिखना शुरू कर दो। ओके, पॉइंट 1 लिखो, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। फर्स्ट पॉइंट इज प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। आप ही लोग बता सकते हो, सारा सब कुछ हम लोग डिस्कस किए ऑलरेडी। बोलो तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कौन सा डेट से कौन सा डेट तक बना जाएगा? डेट ऑफ एक्विजिशन, स्टार्टिंग मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन, कब एक्वायर किए थे, खरीदे थे, है ना, उस दिन से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो राइट डाउन द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ acquisition to date of incorporation, that period is pre-incorporation period, right? Next, second, तो एक्चुअली चैप्टर में तो सिर्फ प्री बता रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग एड एड में करेंगे तो कुछ पोस्ट भी तो आएगा ना, तो आपको फाइंड यही करना होता है। क्वेश्चन में यही पूछेगा आपसे कि प्री और पोस्ट प्रॉफिट फाइंड करो एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। लेटर ऑफ, हाँ, लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किए थे उन लोगों ने, और एक लेटर इशू करते कमेंसमेंट, ठीक है, लेकिन कंपनी जन्म लेता लीगली इनकॉर्पोरेशन डेट से, इनकॉर्पोरेशन लेटर जिस दिन इशू हो जाता है, ठीक है। तो लीगली ये कंपनी की लीगल एंटिटी डिफरेंट है ना, कंपनी का लीगल एंटिटी डिफरेंट है, सेपरेट एंटिटी। तो एंटिटी लीगली कब से हो जाएगा? इनकॉर्पोरेशन लेटर जिस दिन इशू किया जाएगा, उससे पहले आपका कंपनी होगा, इसका तो कोई सर्टेनिटी नहीं है ना। अप्लाई करने से सब थोड़ी होता है, कुछ कंपनी को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, अब कुछ कंपनी फेक है, एक कंपनी चलाते हैं आजकल, सेल कंपनी बोलते हैं ना, अब कुछ फेक है तो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाता है। एनीवे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड,
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अभी हम लोग का जितना एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स था ना, वो लोग सब अभी मस्ती कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस एग्जिस्टिंग है, वो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए। हाँ, कुछ तो क्विट करेंगे क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल कर रहे हैं, तो फिर कुछ क्विट करेंगे, लेकिन बाकी आने वाला है। अब देखते हैं। खैर, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड मतलब बोलो बोलो क्या डेट होगा, कब से कब तक आएगा? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड ऑफ कंपनी, है ना? कंपनी जिस तरह ईयर एंड करेंगे उसके हिसाब से। तो लिखो द पीरियड, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड, एंडेड, ओके? डेट ऑफ फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड, ओके? तो ये जो पीरियड है ये हो गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। हाँ, बोलो बोलो, अरे कुछ बोलो, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है। बोलो बोलो, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं? अरे कुछ पूछ रहे थे? हाँ, चैप्टर 1 का ही फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना? चैप्टर 1 में 2 पार्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, कोई भी बिजनेस को एक्वायर करेंगे, तो जिस दिन एक्वायर किए तो एक्विजिशन के लिए कुछ प्राइस ऑफर करेंगे, उस प्राइस को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। और ये सब टर्म आगे भी सीखेंगे, अमलगमेशन ऑब्जेक्शन है ना, उसमें भी सीखोगे ये सब। हेलो हेलो, अरे बोलो तो। ओहो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। तो प्री एंड पोस्ट, नेक्स्ट लिखो परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन, तो एक्विजिशन प्राइस क्या है, इसको क्या बोलोगे आप? परचेज कंसिडरेशन। तो लिखो द प्राइस ऑफर्ड, द प्राइस offered by company to acquire business. The price offered by company to acquire business and agreed by acquiree, agreed by acquiree। जब तक एग्रीड नहीं हो रहे तब तक तो प्राइस ही नहीं माना जाएगा ना। एक्वायरी, एक्चुअली दो होता है पार्टी, एक एक्वायरर और एक होता है एक्वायरी। एक्वायरर मतलब जिन्होंने खरीदे, एक्वायरी मतलब जिनको खरीदे, जिन्होंने बेचे। इसको दूसरा नाम बोलते हैं वेंडर, सेलर। और एक्वायरर मतलब क्या? परचेजर, बायर। अब बायर एंड सेलर भी टर्म यूज करते, लेकिन दूसरा टर्म क्या यूज करते? एक्वायरर एंड, एक्चुअली चैप्टर का नाम क्या है? एक्विजिशन। तो एक्विजिशन मतलब क्या हो रहा है? एक्वायरर एंड एक्वायरी। तो जो सेल कर रहे हैं वो एक्वायरी, और जो बाई कर रहे हैं वो एक्वायरर, ठीक है ना? एक्वायरर मतलब क्या? कंपनी तो एक्वायर कर रहे है ना, तो कंपनी हो गया एक्वायरर, और किससे बाई कर रहे हैं? एक्वायरी, यस। और इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे? इसका कैलकुलेशन भी होता है, तो कैलकुलेशन करेंगे। द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ये पॉइंट वाइज लिखोगे। मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ, मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन।
शॉर्ट में हम आगे ना बार-बार पीसी ये टर्म यूज़ करेंगे और ये जो कैलकुलेशन सीख रहे हैं, ये आगे अमलगमेशन में भी काम में आएगा, बहुत चैप्टर्स में काम में आएगा। यही कैलकुलेशन आप सीखोगे, ठीक है ना? देयर आर 2 डिफरेंट मेथड। एक हो गया आपका, एक लिखो नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड, ओके? तो परचेज़ प्राइस जो एक्वायर करेंगे, तो क्या प्राइस ऑफर किए और वो एग्री हो गया कितना में? तो कैलकुलेशन 2 डिफरेंट वे से करेंगे। एक मेथड का नाम बोले नेट एसेट्स मेथड। तो नेट एसेट्स मेथड मेथड मतलब कैलकुलेशन करेंगे उस बिज़नेस में क्या-क्या एसेट्स था और क्या लायबिलिटीज़ था। तो अगर मैंने अच्छा इसको दूसरा वैसे सोचते हैं, मार्केट गए मतलब मार्केटिंग करने के लिए। तो मार्केटिंग करने के लिए गए तो क्या अपना घर का मार्केटिंग या बिज़नेस का छोड़ो। तो घर के लिए जब मार्केटिंग करने निकले तो घर में बोला कुछ सब्ज़ी लीजिएगा, कुछ ग्रोसरीज़ लीजिएगा और कुछ मीट एटसेट्रा ले लीजिएगा। चलो लेते। तो मीट खरीदे, एक प्राइस होगा। फिर ग्रोसरी खरीदे, एक प्राइस होगा और सब्ज़ी वेजिटेबल्स खरीदे वो भी प्राइस है। सब मिला के टोटल क्या परचेज़ प्राइस हो जाएगा ना? तो टोटल जोड़ तो बिज़नेस खरीद रहे हैं तो बिज़नेस का बहुत सारे एसेट्स था, वो सब एसेट्स ही तो ले रहे हैं ना। तो उस सारा एसेट्स का इंडिविजुअली प्राइस देखेंगे क्योंकि उस बुक में कुछ और लिखा हुआ होगा, उनका बिज़नेस बुक्स में कुछ भी लिखा हुआ होगा, लेकिन आज मार्केट में क्या दाम है, उसके हिसाब से तो प्राइस हम करेंगे ना। वो बिल्डिंग खरीदे थे 50 साल पहले, 2 लाख में मिल गया था, आज उसी का दाम 2 करोड़ है। तो क्या हमको बोलेगा अरे 2 लाख में ही तो हम खरीद लिए थे, वो बोलेगा क्या? नहीं, आज का प्राइस बोलेंगे ना कि 2 करोड़ तो सिर्फ मेरा बिल्डिंग का दाम है। तो उनसे क्या-क्या एसेट्स खरीदे रहे, वो सब एसेट्स टेक ओवर जितना कर रहे हैं, वो सबका आज क्या मार्केट में दाम है, उसका वही वैल्यू लेंगे। क्लियर है ना? सबको जोड़ लेंगे बोलो प्राइस आ जाएगा ना? अगेन सब्जी खरीदने गए थे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनका लायबिलिटी कुछ ले रहे हैं, ऐसा कभी होता है? नहीं। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है, जो सब्जी वाला है, उनका कुछ घर का कुछ पर्सनली प्रॉब्लम था, ठीक है ना? उनका पर्सनली कुछ प्रॉब्लम था और इसीलिए सडनली एक दिन मतलब 1 महीना पहले हमसे ₹100 लिया था। छोटा बिज़नेस चलाते ना, ₹100 कुछ प्रॉब्लम के लिए लिए थे। तो आज सब्जी खरीद ली उनसे ₹300। बोलो उनका पर्सनली कुछ लायबिलिटी था या नहीं? ₹100 उनको देना था हमको। क्या मतलब मेरा फ्रेंड को देना था उनको। और वो बोला सर आपका फ्रेंड है ना उनको ₹100 देना था। तो ये जो मेरा सब्जी खरीदे उसमें से ₹100 आप काट लीजिए उनको दे दीजिएगा। तो बोला उनका लायबिलिटी हम ले रहे हैं ना? समझ में नहीं आया। उनका टोटल एसेट सब्जी खरीदे कितना का? ₹500 का। उनको ₹500 देंगे। वो हमको रिक्वेस्ट किए कि सर आपका साइड में एक आदमी रहता है, वो आदमी ना आपका पड़ोसी है। तो उनसे हम कुछ लिए थे ₹100, तो मेरा लायबिलिटी है, वो आप पे कर दीजिएगा। बोले हाँ, पे कर देंगे। तो बोला ठीक है, तो एक काम कीजिए, उनका माइनस करके हमको दे दीजिए। तो बोलो, उसने एसेट्स लिए, साथ में उनका लायबिलिटी भी तो लिए ना। तो जो एसेट्स लिए सारा प्राइस जोड़ लिए, माइनस कर देंगे उनका लायबिलिटी तो क्या हो जाएगा? नेट एसेट्स टेकन होगा। तो 400 पे करने से हो जाएगा ना? तो इसमें वही एसेट्स टेकन माइनस लायबिलिटी टेकन। लेकिन उस बिज़नेस का बैलेंस शीट में क्या वैल्यू था? जो बिज़नेस खरीदे, उनका भी तो बैलेंस शीट था ना? उससे तो पता चला मेरा क्या-क्या एसेट्स है, लायबिलिटी है। तो सारा एसेट्स का वैल्यू आज क्या है जोड़ लेंगे और लायबिलिटी भी टेक ओवर कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे। आज क्या क्लेम है लायबिलिटी होल्डर्स का और माइनस करोगे तो क्या आएगा बोलो तो? नेट एसेट्स टेकन ओवर। सब्जी वाला के लिए कुछ यही हो जाएगा नेट कंसिडरेशन। बोलो होगा या नहीं? लेकिन सब्जी वाला कभी हमसे क्लेम कर सकता है? मेरा गुडविल भी है, उसके लिए भी देना पड़ेगा? नहीं, क्लेम नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर बिज़नेस को खरीदोगे, तो बिज़नेस वाला बोलेगा सर अब मेरा बिज़नेस का इतना दिन का गुडविल है, उसके लिए भी तो कुछ पे कीजिए। अरे पे तो डिमांड कर सकते हैं या नहीं? तो इसके गुडविल के लिए कुछ और पे करना पड़ेगा। वो पे करेंगे तो वो ऐड करके हो जाएगा परचेज़ कंसिडरेशन। समझ में ना? एकदम बेसिकली कंसेप्चुअली समझो ईज़ी है चैप्टर। तो बोलो कैलकुलेशन नेट एसेट्स कैसे करोगे? एसेट्स टेकन जितना जो भी एसेट्स टेक ओवर किए, चाहे करंट एसेट्स हो, चाहे फिक्स्ड एसेट्स हो, व्हाटएवर, है ना? तो राइट डाउन एसेट्स टेकन। यहाँ लिखना मार्केट वैल्यू। जो-जो एसेट्स लिए, वो सारा एसेट्स लिखेंगे। यानी कि सभी एसेट्स लेना होगा, ऐसा बात नहीं है।
ऐसा बात नहीं है, कुछ एसेट नहीं भी तो ले सकते। उनका इन्वेस्टमेंट था, तो बोला नहीं इन्वेस्टमेंट मेरा रहने दीजिए, हम आपको देंगे नहीं। मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत दिन से, हम इसको आपको देंगे नहीं। तो रहने दो, बाकी एसेट्स ले लेंगे। तो जो एसेट्स टेक ओवर किए वही एसेट्स लेंगे। और सबका क्या लिखेंगे बोलो तो? मार्केट वैल्यू, आज का मार्केट, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू भी। मार्केट वैल्यू से बेटर टर्म यूज करते हैं फेयर वैल्यू। आज फेयर वैल्यू क्या है, ठीक है ना? लेकिन इसमें से कुछ एसेट्स का ना मार्केट वैल्यू होता नहीं, तो बुक वैल्यू लेंगे। कुछ एसेट्स का मार्केट वैल्यू नहीं होता है, क्या लेंगे? बुक वैल्यू। फॉर एग्जांपल, ओके, मेरा उस बिजनेस का बैंक में कुछ पैसा था, बैंक में 5 लाख रुपया था उस बिजनेस का, वो भी हम टेक ओवर कर रहे हैं। बोलो 5 लाख का मार्केट वैल्यू क्या होगा? बैंक में जो 5 लाख है वो तो 5 लाख ही रहेगा ना। लेकिन स्टॉक है तो मार्केट वैल्यू ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। डेटर्स है तो उसमें कुछ डाउटफुल भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है ना। फिक्स्ड एसेट्स है तो चेंज हो सकता है। सब कुछ मार्केट वैल्यू कंसीडर करोगे, लेकिन एक चीज है जिसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं आएगा, कैश एंड बैंक। अगर टेक ओवर कर रहे हो तो, नहीं टेक ओवर कर तो उसको देखना ही नहीं है, उसका मार्केट वैल्यू से मेरा क्या मतलब है? समझ में आया? तो सारा एसेट्स लेंगे, जोड़ लेंगे। अब टोटल एक साथ लिख लिया एसेट्स टेकन। अब इंडिविजुअली लिखते जाओगे, एक एक का वैल्यू लिखते जाओगे, और इससे लेस कर दोगे लायबिलिटीज टेकन, लायबिलिटीज टेकन, इसमें एग्रीड वैल्यू। तो लायबिलिटी में मार्केट वैल्यू क्या आएगा बोलो? क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का कुछ मार्केट वैल्यू होता क्या? लोन लिए थे, बैंक से लोन लिए थे, इसका मार्केट वैल्यू क्या आएगा? मार्केट वैल्यू तो होता नहीं। तो लोन होल्डर के साथ एग्रीमेंट करेंगे, भाई कितना में सेटल करोगे बोलो, कितना में हम टेक ओवर करेंगे, तो एग्रीड वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? तो ये माइनस कर देना, तो माइनस करोगे तो बोलो क्या मिलेगा आपको? बोलो बोलो क्या मिलेगा? नेट एसेट्स टेकन ओवर, नेटो इसको शॉर्ट में बोलते हैं। जब टेक ओवर करे ना, इसको शॉर्ट में क्या बोलोगे? नेटो, नेट एसेट्स टेकन ओवर। इन शॉर्ट, नेटो। नाउ अब बिजनेस को एक्वायर करे तो बिजनेस का कुछ गुडविल भी होगा। हम लोग उसी बिजनेस को क्यों करें? बहुत सारे तो फूड स्टॉल था, उनका कुछ गुडविल है तभी ना उनको एक्वायर करना चाह रहे हैं। तो उनका मतलब कस्टमर बेस अच्छा है, और वो कस्टमर बेस अच्छा है तो हम लोग को तो उसका बेनिफिट मिलेगा ना। मतलब उनके पास कस्टमर अच्छा होता है, तो हम लोग न्यू बिजनेस करेंगे, कस्टमर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन उनको खरीदने का मतलब क्या? उनका कस्टमर अब मेरा हो जाएगा, इसीलिए तो बेनिफिट है। तो ऐड करोगे पेमेंट फॉर गुडविल। हाँ, एसेट्स में ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली गुडविल हम लोग वैल्यूएशन करके ये करेंगे। आप कितना भी गुडविल रिकॉर्ड करके रखोगे ऐसा बात नहीं है। और गुडविल जनरली रिकॉर्ड नहीं होता, सेल्फ गुडविल रिकॉर्ड थोड़ी होता है। परचेज गुडविल रिकॉर्ड करते हैं, हम परचेज कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड करेंगे, इसीलिए तो कर रहे हैं। कंसिडरेशन तो फाइंड कर रहे हैं, हम लोग तो कंसिडरेशन फाइंड ही कर रहे हैं, है ना? समझ में आ रहा है ना? यस। तो ऐड करोगे पेमेंट फॉर गुडविल इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। ओके, यस बोलो। नेट एसेट्स मेथड समझ में आ गया? एसेट्स टेकन माइनस लायबिलिटीज टेकन इक्वल टू नेटो, और उसमें गुडविल के लिए कुछ पे करे तो उसको ऐड कर लोगे। और गुडविल कुछ बताया नहीं तो फिर इग्नोर इट। क्लियर है? यस। गुडविल रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि एक्विजिशन में वो तो परचेज गुडविल हो गया ना। बिजनेस एक्विजिशन में पे कर रहे, दिस इज परचेज गुडविल, और परचेज गुडविल को ही रिकॉर्ड करते, सेल्फ गुडविल को कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट मेथड 2, ऑल्टरनेटिवली। बी लिखो पेमेंट मेथड। मेथड 2 इज पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड मतलब क्या हो रहे हैं, उसी से शॉपिंग में आ जाते हैं। क्या खरीदते थे बोलो तो? कुछ ग्रोसरीज, कुछ वेजिटेबल्स, और क्या खरीदते थे? ग्रोसरी, वेजिटेबल्स खरीदते थे।
तो ग्रोसरी वाले को कुछ पे किए थे, कितना मैंने पे किए वो देख रहे हैं। ग्रोसरी वाले को कितना पे किए, वेजिटेबल्स वालों को कितना पे किए, और जहाँ से मीट लिए थे वहाँ वहाँ कितना पे किए। ये सारा पेमेंट्स जोड़ लो, क्या आ जाएगा? टोटल कंसिडरेशन, ठीक है ना? तो टोटल कंसिडरेशन इसको पेमेंट मेथड से देख रहे हैं। नाउ कंपनी उनको बोले थे देखो आपका जो भी प्राइस आएगा ना उसमें से इतना आपको शेयर्स देंगे और इतना डिवेंचर्स देंगे और इतना कैश देंगे। ये सारा पेमेंट्स कितना उसका वैल्यू जोड़ लोगे, क्या आएगा? कंसिडरेशन तो मिल जाएगा। तो एक तो क्या टेक ओवर की उस बेसिस पे देख रहे हैं और दूसरा क्या पे कर रहे हैं इस बेसिस पे। ऑलवेज ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एक रिसिप्ट होता है और एक पेमेंट्स होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है। तो एक तो देख रहे थे हम टेक ओवर कितना कर रहे थे वो देख रहे थे ना, नेटो हो गया था, और इसमें पेमेंट क्या कर रहे हैं, क्या क्या पे कर रहे हैं, तो वो सारा पेमेंट्स को जोड़ लोगे तो वो भी तो आ जाएगा ना। तो ये हो गया सेकंड पेमेंट मेथड। ओके, तो पेमेंट मेथड में इस तरह करोगे कि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू इशू प्राइस, ये टोटल कितना शेयर उनको दिए है ना, अपना कंपनी का शेयर कुछ दे रहे तो शेयर इशूड इनटू इशू प्राइस। क्लियर? सेकंड, नंबर ऑफ कुछ डिबेंचर भी इशू किए इनटू इशू प्राइस एंड कैश पेड, कुछ पोर्शन कैश भी पे कर दिए। ओके, और इन सारा पेमेंट को ऐड कर लोगे तो नहीं परचेज कंसिडरेशन लिखेंगे। तो दो ओए से कर रहे हैं, तो पेमेंट्स से देख रहे हैं और एक टेक ओवर किए थे उससे देख रहे थे, समझ में आया? परचेज कंसिडरेशन। ओके, तो टू डिफरेंट वे, एक हो गया नेट नेट एसेट्स बेसिस और एक पेमेंट बेसिस। यस, अब आ जाते हैं ये जो पेमेंट बेसिस है ना, पेमेंट बेसिस से जब देता है तो इस केस में पेमेंट टोटल आ गया कंसिडरेशन, और इससे इससे जो कंसिडरेशन से नेट एसेट्स माइनस कर देंगे, नेट एसेट्स माइनस कर देंगे तो भी तो मिलेगा गुडविल। तो जब पेमेंट बेसिस देता है ना तब बैक कैलकुलेशन करते हैं, नेट मतलब परचेज कंसिडरेशन से नेट एसेट्स नेटो माइनस कर दो, डिफरेंस विल बी गुडविल। और हाँ हो सकता है उसमें प्रॉफिट भी आ सकता है, कैपिटल रिजर्व भी बोल सकते हैं, ऑलवेज गुडविल आएगा ऐसा बात नहीं है। तो पेमेंट मेथड देने से इस तरह गुडविल भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहे तो समझ में तो आ रहा है ना? अरे आप दोनों से पूछ रहे हैं हम, हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो परचेज कंसिडरेशन से क्या माइनस करोगे, नेटो माइनस करोगे, दैट शुड बी गुडविल। हाँ उसमें नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव गुडविल तो होता नहीं, होता कैपिटल रिजर्व। उसको एक्चुअली न्यू टर्म में बोलते हैं बार्गेन गेन, गेन ऑन बार्गेन परचेज, इसलिए अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व होता है, तो इसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। बट अदरवाइज क्या होता है, गुडविल आता है। तो सेकेंड मेथड देने से आप जो बोले थे ना, अरे आप बोले थे ना, अरे हेलो, आप बोले थे ना कि सर ऐसे तो आ जाएगा गुडविल, वही आ रहा है इसमें, वो सेकेंड मेथड से देंगे। ओके, तो ना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे करोगे, इसके बाद क्या करोगे, ये जो एक्वायर्ड किए इसका रिकॉर्ड्स करोगे ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, राइट डाउन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट, चैप्टर इसमें एक्विजिशन था, 1 2 3 लिखे थे, पॉइंट 4 लिखो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑब्वियसली इन द बुक्स ऑफ कंपनी करेंगे इसमें, ठीक है? किसका बुक में करोगे, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। इन द बुक्स ऑफ नेम ऑफ कंपनी, जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ नेम ऑफ कंपनी, जर्नल एंट्रीज। एंट्री 1, एंट्री 1 फॉर assets and liabilities taken
हम लोग कंपनी बनाए और एक बिजनेस को एक्वायर किए, तो बिजनेस को खरीदे मतलब क्या खरीदे? बिजनेस का एसेट्स और लायबिलिटी खरीदे। तो मेरे पास आया एसेट्स लायबिलिटी, एसेट्स कम्स इन तो क्या करोगे? डेबिट। और लायबिलिटी आया तो लायबिलिटी क्रेडिट नेचर होता है, क्रेडिट करोगे ना, तो एक एक सिंगल एंट्री नहीं हो जाएगा। एंट्री लिखोगे सन्ड्री एसेट्स डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। एक्चुअली सन्ड्री मतलब बहुत सारे एसेट्स है, आप इंडिविजुअली नाम लिखते जाओगे। बिल्डिंग खरीदे, बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट, इस तरह लिखते जाओगे। और एक एक का क्या वैल्यू लिखोगे बोलो तो? बोलो बोलो। मार्केट वैल्यू। आज क्या वैल्यू, वही तो लिखोगे। डेबिट में एक स्पेस छोड़ना। टू, सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, sundry assets debit, agreed value, right? Agreed value. Okay. And two, vendor account. इसलिए कोई ना कोई प्रोपाइटर ही तो हमको बेचे थे, तो प्रोपाइटर मतलब क्या है? वेंडर है। इसको हम लोग दूसरा टर्म क्या बोल रहे थे? एक्वेरी। एक्वेरी है ना। तो वेंडर अकाउंट, और वेंडर अकाउंट में लिखोगे परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि उनको क्या देंगे? कंसिडरेशन देंगे। तो वेंडर में क्या लिखोगे बोलो? परचेज कंसिडरेशन। उनको कितना देना है, इसको तो लाइबिलिटी हो रहा है ना मेरा, इसलिए क्रेडिट करोगे। एंड द डिफरेंस शुड बी गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अगर क्रेडिट एक्सेस हो गया तो डेबिट में श्योर एक्स्ट्रा पे किए, तो डेबिट में लिखोगे गुडविल। और डेबिट एक्सेस हो गया तो कुछ प्रॉफिट हो गया, और ये प्रॉफिट रेगुलर नहीं होता है, रेकरिंग प्रॉफिट नहीं है, तो कैपिटल प्रॉफिट है। दैट इज व्हाई वी ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व। तो डिफरेंस शुड बी आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो बैलेंसिंग फिगर लिखोगे आइदर गुडविल और क्रेडिट करोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके। और ये आपका बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर शुड बी आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व, राइट? नेक्स्ट, अब क्या करना है? सेकंड, ये सारा एसेट्स लायबिलिटी टेक ओवर कर लिए, अब कंसिडरेशन पे भी तो करेंगे। ये जो वेंडर को क्रेडिट किए थे, उनको क्या करेंगे? पे करेंगे। तो पे करेंगे तो नहीं नहीं, इसमें देखो शेयर भी पे कर रहे थे, मेनली शेयर दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो बिजनेस में रखेंगे ना, नहीं तो बिजनेस ही बेचेंगे नहीं, तो उनको भी मालिक बनाएंगे। सपना दिखाए तो सपना क्यों तोड़ दोगे बाबू? तो उनको मालिक बनाएंगे तो शेयर देंगे। आज खरीदे लेकिन शेयर कब दे पाएंगे? इनकॉर्पोरेशन के बाद। डिले हो रहा है ना पेमेंट। बोलो, आज आपका बिजनेस खरीद लिए, इनकॉर्पोरेशन में आप लोग टाइम लगा दिए, इसके कारण उसका डिले हो जाएगा पेमेंट, तो उनका तो लॉस हो रहा है। तो डिमांड कर सकते ना कि जितना डिले करोगे उतना दिन का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। डिमांड कर सकते हो। तो विद इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो कंसिडरेशन का वो पेमेंट का एंट्री करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है इसमें शेयर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट देखो, फॉर कंसिडरेशन पेड, फॉर परचेज कंसिडरेशन पेड टू वेंडर, फॉर परचेज कंसिडरेशन पेड टू वेंडर। तो बोलो, वेंडर को पहले क्रेडिट किए थे, अब पे करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज, तो उनको क्या करोगे? डेबिट। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट करोगे, और इसमें तो लिख लेना परचेज कंसिडरेशन। ओके। नाउ एक और डेबिट करेंगे। क्या डेबिट करेंगे? वो बोला था ना कि डिले हो रहे भाई, तो इंटरेस्ट भी चाहिए। तो इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट होता है। तो ये कर ही लेते हैं, है ना। देखो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू वेंडर, ये इंटरेस्ट वेंडर को देना है ना, इसलिए इंटरेस्ट टू वेंडर ये मेंशन कर रहे हैं। अच्छा, वेंडर पहले क्रेडिट क्यों हुआ था? आपका बिजनेस था, खरीद लिए, हम बोले 50 लाख आपको पे करेंगे, एग्री हो गए, हम पे करेंगे आपको। तो मेरे लिए क्या था? लायबिलिटी। आप तो क्रेडिट हो गया था, अब आपको पे करे तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रहे हैं, आपको पे कर रहे हैं।
मान लो आपसे खरीदे, हम सामान खरीदे, हम एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू आपका नाम कर देंगे, क्रेडिट किए थे। अब आपको हम बाद में जब पे करेंगे, आपको डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट करेंगे ना, तो वही तो हो रहा है ना परचेज कंसिडरेशन पे। तो अब वेंडर को डेबिट करो और इंटरेस्ट टू वेंडर डेबिट करोगे, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे लिख लेके। कितना दिन का इंटरेस्ट पे करेंगे? बोलो बोलो बोलो। इंटरेस्ट टू वेंडर डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके कब तक करेंगे ना? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं, जिस दिन पे करेंगे। इनकॉर्पोरेशन के बाद ही पे करेंगे श्योर। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद हम लोग शेयर एक्सेट्रा करेंगे, है ना? शेयर सर्टिफिकेट सब बनाएंगे, इसके बाद इशू करेंगे, टाइम लगता है इशू करने में। तो अगर अगर हाँ इनकॉर्पोरेशन डेट में ही इशू कर दिए तो बस डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ पेमेंट, कंसिडरेशन पेमेंट डेट तक इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है ना? यस। टू, अब बोलो पे क्या कर रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल करोगे। डिबेंचर दे रहे हो तो टू डिबेंचर करोगे। कैश दे रहे हो तो कैश तो नहीं करोगे, बैंक करोगे। इस सब में ऑलवेज थ्रू बैंक आपको पे करना होगा। तो एंट्री करोगे टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन तो अगर डिबेंचर्स भी दे रहे तो टू डिबेंचर्स अकाउंट। और एक चीज, शेयर, एक मिनट, बैंक बाद में लिखेंगे, अभी भी बैंक बाद में लिखेंगे। शेयर को ना, शेयर में होता है फेस वैल्यू, इशू करते एट ए प्रीमियम। तो प्रीमियम इशू किए 10 रुपए का शेयर, लेकिन प्रीमियम 12 रुपया में इशू किए, 2 रुपया प्रीमियम में लिखेंगे ना, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। डिवेंचर भी इशू किए प्रीमियम में, तो प्रीमियम क्रेडिट करोगे ना, तो लिखोगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ओके। वेंडर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट टू वेंडर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू डिवेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। उन्होंने डिमांड किया कुछ कैश भी तो दीजिए, कुछ कैश दे दिए तो बैंक कर लिए, ठीक है ना? ना एक एक में लिखते जाओ ब्रैकेट में। शेयर्स में लिखोगे नंबर इनटू फेस वैल्यू, मतलब कितना शेयर दिए, उसमें मल्टीप्लाई क्या करोगे? फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे ना। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एफ बी, ओके। डिवेंचर में भी करोगे, कितना नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किए इनटू फेस वैल्यू, और नंबर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर इशूड इनटू प्रीमियम। चाहे शेयर प्रीमियम हो चाहे डिवेंचर प्रीमियम, सभी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखते हैं। तो दोनों को ऐड करके, दोनों में प्रीमियम था तो प्रीमियम ऐड करके लिख लोगे, ठीक है? नंबर्स इनटू प्रीमियम, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम या नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू प्रीमियम, दोनों ऐड करके लिख लोगे। और यहाँ कैश पेड, ओके। तो ये था एंट्री फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। दो एंट्री बस हो गया एक्विजिशन का। अब हम लोग क्या करेंगे? अब ईयर एंड में जाके, अच्छा, मैंने दो चीज बताए थे, एक तो अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो हम लोग क्या इस कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम एक बार प्रॉफिट फाइंड करेंगे और फिर ईयर एंड में जाके प्रॉफिट फाइंड करेंगे? नहीं, ईयर एंड में ही करेंगे। अकाउंट तो ईयर एंड में बनाएंगे, लेकिन उसमें दो पार्ट में बाइफरकेट कर देंगे, एक अप टू इनकॉर्पोरेशन और एक आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जस्ट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो ईयर एंड में ही बनाएंगे, लेकिन उसमें दो पार्ट दिखाएंगे, अप टू इनकॉर्पोरेशन एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्लियर है? बोलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, 5 में लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। क्या कैलकुलेशन करोगे? बोलो बोलो, क्या कैलकुलेशन करोगे? कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट।
You have to find pre and post incorporation profit for the year ended. Now लिखो statement of profit and loss. Statement of profit and loss for the year ended. Statement of profit and loss for the year ended. Let me complete the table. Okay. मार्च कैसे हुआ? मेरा बिजनेस ही तो नहीं था, तभी ना इनकॉर्पोरेट हो गए। हम लोग का बिजनेस नहीं था। हम लोग तो कंपनी खोलना चाहते हैं, लेकिन कंपनी खोलने के लिए हम लोग न्यू बिजनेस ओपन नहीं कर रहे हैं। किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्वायर किए। हाँ, उनको भी साथ में रखे, ओनरशिप उनको भी दिए। जैसे पब्लिक को शेयर इश्यू करेंगे, उनको भी तो शेयर बेच देंगे। मालिक तो कोई भी बन सकता है, इसीलिए तो कंपनी खोल रहे हैं ना, बेनिफिट है इसमें। ओके, समझ में आया ना? यस। हम लोग का बिजनेस रहता तो फिर ना। एक्चुअली एक होगा रेशियो, एक रेशियो का आएगा, ठीक है? और दो अमाउंट, एक तो प्री पीरियड का और एक पोस्ट पीरियड का। और एक प्री पोस्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? कुछ बेसिस पे तो करोगे ना, वो रेशियो। ओके, रेशियो या बेसिस कुछ भी बोलो आप। बहुत सारे बुक में टोटल कॉलम भी करते हैं, लेकिन टोटल इग्नोर करो ना। अरे टोटल को तो एलोकेट कर दोगे, ठीक है? टोटल इग्नोर भी कर सकते हो। अब नहीं तो टोटल भी कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा कॉलम कर लो, टोटल कर दे, कोई इशू नहीं है, ठीक है? यस, पर्टिकुलर्स, ये हो गया आपका रेशियो या बेसिस, और ये हो गया प्री पीरियड, और ये लिखो पोस्ट पीरियड। ऑब्वियसली ये दोनों में रुपीस लिखोगे। पर्टिकुलर्स, रेशियो, प्री एंड पोस्ट पीरियड। वन, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स क्यों नहीं लिखे? एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट पूरा पीरियड का बना लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और इसके बाद पीएल करेंगे। पीएल को स्टेटमेंट फॉर्म में करोगे, ठीक है? ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट ना, ग्रॉस प्रॉफिट को, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसको किस बेसिस पे? यहां लिखो रेशियो में सेल्स रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट तो इसके बेस, कौन सा रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे? सेल्स, मतलब प्री पीरियड का सेल्स, पोस्ट पीरियड का सेल्स, उससे रेशियो पता चलेगा, और उसी रेशियो से टोटल ग्रॉस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके, नेक्स्ट, अदर इनकम। कुछ अदर इनकम भी तो हो सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना? अदर इनकम, और इसमें लिखो नोट वन। अदर इनकम में कुछ इनकम सिर्फ प्री में दिखाएंगे, कुछ इनकम ओनली पोस्ट में दिखाएंगे, और कुछ इनकम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसीलिए इस टेबल को नहीं लिंक दिख करके वो नोट में दिखा रहे हैं, ठीक है? सम इनकम रिकॉर्डेड इन प्री, सम इनकम इन पोस्ट। और एक ग्रॉस प्रॉफिट के साथ अदर इनकम ऐड कर लोगे तो टोटल आएगा ना? क्या हो जाएगा? टोटल इनकम 1 + 2। फोर्थ, अब एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली इसमें जो एक्सपेंसेस है सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो पीएल का पार्ट है ना,
ट्रेडिंग से तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो डायरेक्ट तो उधर हो गया था। इसमें जो भी एक्सपेंसेस है, कौन सा एक्सपेंसेस? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिंपली आप पीएल याद करो, फाइनल अकाउंट, और पीएल में जो एक्सपेंसेस लिखते थे वही सब आएगा, ठीक है ना? यस। तो एक्सपेंसेस में यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, नहीं तो नोट बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा, नोट बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट एक एक करके इसमें लिखेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जितना भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है ना, इसको करोगे टाइम रेशियो वाइज। फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो इसको एलोकेट करोगे किस रेशियो से? बोलो बोलो। टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो, यस, प्री पीरियड कितना दिन देख लो, पोस्ट पीरियड देख लो, टाइम मिल जाएगा ना। अब बोलो फिक्स्ड एक्सपेंसेस का कुछ एग्जांपल, क्या क्या फिक्स? सैलरी फिक्स्ड होता है, रेंट फिक्स्ड होता है ना, तो ये सब एक्सपेंसेस क्या करोगे? टाइम रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओके, नेक्स्ट। अगर वेरिएबल है, नॉर्मली फिक्स्ड और वेरिएबल ही तो होता है, वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो वेरिएबल तो सेल्स रेशियो, हाँ ठीक है, वेरिएबल तो क्या करोगे? सेल्स रेशियो। फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो क्या करोगे? टाइम रेशियो। वेरिएबल एक्सपेंसेस तो क्या करोगे? सेल्स रेशियो। जितना सेल किए उतना ही खर्चा होगा, कम सेल किए तो कम खर्चा होगा ना, सेल से रिलेट करोगे। सर ये गलत बात है, तो जितना प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से खर्चा होता है। अरे इनडायरेक्ट है, प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट है ना, तो इसलिए वेरिएबल मतलब क्या होगा? जितना सेल करोगे उतना ही खर्चा है, और जितना सेल कम करोगे उतना कम है। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, थर्ड। कुछ डाउट है बोलो। नेक्स्ट वन। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब हम इसमें लिख रहे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है, और आपका मतलब ये सेमी वेरिएबल नेचर का होता है, तो बेटर है उसको अलग से लिख दे। इसको ऑब्वियसली सेलिंग एक्सपेंसेस तो किस बेसिस पे? सेल्स रेशियो। क्या रेशियो फॉलो करोगे? सेल्स रेशियो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सर फिक्स में तो आ ही जाएगा, फिर भी अलग से लिख रहे हैं। कॉस्ट याद करो, कॉस्ट में देखोगे ओवरहेड, तीन ओवरहेड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना, तो वही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और सर फैक्ट्री क्यों नहीं लिखे? फैक्ट्री तो ग्रॉस प्रॉफिट से पहले आ गया, ये तो प्रोडक्शन का पार्ट हो गया ना, तो उसको इसीलिए कंसिडर नहीं कर रहे। इसको भी करोगे टाइम रेशियो। इसको किस पे करोगे? टाइम रेशियो पे करोगे। ऑफिस है ना, सेल से रिलेशन नहीं है, सेल्स डिपार्टमेंट सेल से रिलेशन है, बट ऑफिस तो सेल से रिलेशन नहीं है। इसको किस बेसिस पे करोगे? टाइम रेशियो। नेक्स्ट राइट डाउन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यहाँ बेसिस में लिखो पोस्ट। ये प्री पीरियड में नहीं आएगा, ये पोस्ट में ही आएगा। प्री में नहीं लिखोगे, इसको पोस्ट में लिखो। डिबेंचर सिर्फ कंपनी इशू कर सकते, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ना डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। डिबेंचर होता क्या पता है? बॉन्ड। बॉन्ड गवर्नमेंट है तो बॉन्ड बोलते हैं, और कंपनी जब इस तरह लोन लेते हैं इसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर। तो डिबेंचर तो इनकॉर्पोरेशन के बाद ही हो सकता है ना, पहले हो ही नहीं सकता है। तो डिबेंचर, डिबेंचर क्या हो जाएगा बोलो? पोस्ट पीरियड में आ जाएगा। शेयर्स को डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड तो प्रॉफिट आने के बाद, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड ही नहीं देंगे, तो उसको अभी नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्थ।
एमडी रेमुनरेशन, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर्स, शॉर्ट में बोलते हैं ना एमडी। तो डायरेक्टर भी कंपनी में होता है, तो प्रोप्राइटर में डायरेक्टर होता है? नहीं होता है। तो ऑब्वियसली ये भी कहाँ आएगा? पोस्ट। ये भी किधर लिखोगे? ये सब पोस्ट पीरियड का। ओके, नेक्स्ट, कंटिन्यू। एमडी रेमुनरेशन पोस्ट में लिखोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, हम लोग फिफ्थ सेम में पढ़े थे ना फाइनल अकाउंट थे। फाइनल अकाउंट में था ना प्रोविजन, टैक्स प्रोविजन करते थे। कंपनी सेपरेट एंटिटी, उनका टैक्स पीएल में चार्ज होता था। लेकिन कोई सोल प्रोप्राइटर फर्स्ट सेमेस्टर में जो फाइनल अकाउंट किए थे उसमें इनकम टैक्स आता था? नहीं, इनकम टैक्स पर्सनल हो जाता था। क्यों? सिर्फ इनकम उन्होंने सिर्फ बिजनेस इनकम पे नहीं देते, 5 हेड्स ऑफ इनकम पे टैक्स देते। ठीक है ना? तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी कहाँ आएगा? पोस्ट में आएगा। पहले तो सोल प्रोप्राइटर था, तो ये भी किधर लिखोगे? बोलो, पोस्ट, पोस्ट पीरियड में लिखोगे। नेक्स्ट वन, preliminary expenses, preliminary expenses ना, पोस्ट होता क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है पता है? इनकॉर्पोरेशन करने से पहले इस कंपनी के लिए जितना खर्चा किए थे, है तो कंपनी का खर्चा, तो कंपनी इसको इनकॉर्पोरेशन के बाद रिकॉर्ड करते और उसको फिर क्या करते ना, कुछ पीरियोडिकली पार्ट करके अमोर्टाइज कर देते। तो इसको कहां दिखाओगे? पोस्ट में दिखाओ। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख लिए। नेक्स्ट लिखो ऑडिट फीस, ऑडिट फीस। अब एक प्रॉब्लम है, ऑडिट जनरली कंपनी में होता है क्या? सोल प्रोप्राइटर में ऑडिट होता है? पार्टनरशिप में ऑडिट होता है? हाँ, टैक्स ऑडिट होता है। टैक्स ऑडिट होता है, एक सर्टेन लेवल टर्नओवर हो गया तो फिर टैक्स ऑडिट हो जाएगा। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो फिर दोनों में रेशियोआइज करोगे, टैक्स ऑडिट मान के चलोगे। और स्पेसिफिक ऑडिट बोल दिए तो पोस्ट में आएगा, क्योंकि ऑडिट आप लोग पढ़े, ऑडिट पढ़े तो कंपनी ऑडिट होता है, तो ऑडिट, ऑडिट में बहुत सारे ऑडिट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। एंड तो इसमें अगर टैक्स ऑडिट है तो दोनों में लिखोगे, दोनों मतलब प्री और पोस्ट में आएगा। प्री में भी तो कम आए थे, उसमें भी तो ऑडिट आएगा ना। तो टैक्स ऑडिट है तो प्री और पोस्ट दोनों में टाइम रेशियो के हिसाब से करोगे। बट अगर ये आपका स्पेसिफिक ऑडिट है तो ऑब्वियसली पोस्ट में करोगे। तो क्या हो रहा है इसमें? कुछ मेंशन नहीं किए कौन सा ऑडिट है, तो दोनों में दिखा दोगे। तो किस बेसिस पे दिखाओगे? टाइम रेशियो, टाइम रेशियो वाइज करोगे। यहां लिख लेना इफ नॉट स्पेसिफिक, इफ नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ऑडिट है तो कंपनी के लिए स्पेसिफिक है तो पोस्ट में दिखाओगे, अदरवाइज क्या करोगे? दोनों में दिखा देना। हाँ, बाकी ऑडिट सब कंपनी के लिए है। ओके, तो कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार सोच के बोलो क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, ये आएगा प्री। कंपनी में शेयर कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल में इंटरेस्ट कभी नहीं देता है। शेयर कैपिटल है तो डिविडेंड देता है, इंटरेस्ट नहीं देता है। लेकिन प्री इनकॉर्पोरेशन में क्या था? पार्टनरशिप था, तो पार्टनर्स इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे ना। पार्टनर्स कैपिटल है और या प्रोप्राइटर कैपिटल है तो इंटरेस्ट चार्ज होता है। लेकिन पोस्ट में कभी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, शेयर कैपिटल में कभी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। ओके, तो किस में आ जाएगा? बोलो,
बोलो प्री में आ जाएगा ना, यस। नेक्स्ट, रेमुनरेशन रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स। पहले पार्टनरशिप था, उनको एक्वायर किए, कंपनियां बनाए, तो ये भी ऑब्वियस बात है प्री में आएगा। ये भी किधर लिखोगे? प्री में लिखोगे। बस मोरलेस हो गया। अब एक तो डिफरेंट एंट्री आ सकता है, बट एक एंट्री तो करेंगे। अच्छा, अभी एंट्री पास किए थे, ये जो वेंडर को डिले किए पेमेंट, इसके लिए इंटरेस्ट आया ना, इंटरेस्ट टू वेंडर, तो जो इंटरेस्ट है भी तो एक्सपेंसेस है, इसको भी तो पीएल में चार्ज करोगे ना, करोगे या नहीं? तो चार्ज करोगे, तो इसको किधर चार्ज करोगे? अच्छा, बोलो इंटरेस्ट टू वेंडर। वेंडर को एक्विजिशन में जो डिले पे किए थे, इंटरेस्ट चार्ज किए थे ना, अरे जो एंट्री पास किए थे, बोलो ये जो इंटरेस्ट पे किए थे, तो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस हुआ या नहीं? एक्सपेंसेस है ना। तो ये जो एक्सपेंसेस है, एट द एंड ऑफ ईयर जब फाइनल अकाउंट करोगे, उसको तो पीएल में चार्ज करोगे। तो ये कौन सा मतलब पीएल में प्री पीरियड में आएगा या पोस्ट पीरियड में आएगा या दोनों में आएगा? इस इंटरेस्ट को किस किस बेसिस पे करोगे? टाइम रेशियो से करोगे। इंटरेस्ट जितना टाइम डिले हो रहा है उतना करना। तो टाइम रेशियो, लेकिन ये टाइम रेशियो ना, ये टाइम रेशियो अप टू द डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन कंसिडरेशन पे किए थे उस दिन तक लेना होगा, ईयर एंड तक नहीं। नॉर्मल टाइम रेशियो क्या हो रहा है आपका? प्री पीरियड पोस्ट पीरियड है ना, लेकिन इसमें क्या होगा, जिस दिन पे करेंगे उस दिन तक। अगर इनकॉर्पोरेशन डेट में ही पे कर दिए तो प्री में आ जाएगा, प्री में आ जाएगा। और मान लो इनकॉर्पोरेशन डेट के 2 महीने बाद पे किए, तो प्री पीरियड तो पूरा आएगा और 2 महीना पोस्ट में भी तो आएगा ना। तो उस टाइम रेशियो के हिसाब से करोगे। तो इसमें टाइम रेशियो अप टू द पेमेंट, अप टू द डेट ऑफ पेमेंट, या पूरा टाइम रेशियो नहीं लेना। कहां तक टाइम रेशियो लेना है? टाइम रेशियो अप टू द डेट ऑफ पेमेंट, राइट। तो इसमें लिखो टाइम रेशियो अप टू पेमेंट, टाइम रेशियो अप टू पेमेंट। ओके, बस इस तरह एक्सपेंसेस सारा लिखते जाओगे। और हाँ, क्वेश्चन में तो बहुत सारे एक्सपेंसेस डिफरेंट वे से दे सकता है। रेंट बोलो तो कैसे होना चाहिए? बोलो इस बेसिस पे ही बोलो, रेंट तो कैसे होना चाहिए? टाइम रेशियो। रेंट तो फिक्स्ड है ना, तो टाइम रेशियो करोगे। लेकिन लेकिन ऐसा अगर दे दिए क्वेश्चन में कि प्री इनकॉर्पोरेशन में रेंट जो था, रेंट जितना था नहीं, एडवांस नहीं, रेंट था, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में एग्रीमेंट न्यू हुआ, न्यू हुआ तो रेंट बढ़ गया, मंथली रेंट 20% बढ़ गया, तो फिर टाइम रेशियो से नहीं करोगे, उसका कैलकुलेशन डिफरेंट से नोट में करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन में ना हम लोग को नोट में दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो फिक्स्ड है तो टाइम रेशियो करोगे, वेरिएबल है तो वो लोग किस रेशियो करोगे? सेल्स रेशियो करोगे। यहाँ तो यही चीज हो रहा है। और कुछ एक्सपेंसेस सिर्फ प्री में लिखोगे, कुछ एक्सपेंसेस सिर्फ पोस्ट में लिखोगे। और एक ही एक्सपेंसेस टाइम रेशियो तो लेंगे, लेकिन अप टू पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन देखेंगे और ऐड कर देना। ये ऐड कर लो, ऐड करोगे तो क्या है? टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये प्री पीरियड एक्सपेंसेस, आपका पोस्ट पीरियड एक्सपेंसेस। नाउ ऊपर आ जाओ। सीरियल नंबर 3 क्या था बोलो तो? टोटल इनकम। सीरियल नंबर 4 क्या है? टोटल एक्सपेंसेस। और इनकम से एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, द डिफरेंस वुड बी प्रॉफिट। प्रॉफिट लिखोगे, प्री पीरियड प्रॉफिट और पोस्ट पीरियड प्रॉफिट, दो प्रॉफिट आएगा ना। तो नेक्स्ट सीरियल नंबर 5 लिखो, प्रॉफिट स्लैश लॉस। पॉजिटिव है तो प्रॉफिट और नेगेटिव है तो लॉस, एंड दैट शुड बी 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। और ये आपका प्री पीरियड प्रॉफिट आ गया, और ये आपका पोस्ट पीरियड प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड प्रॉफिट ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। समझ में आया कैसे करोगे? तो हम लोग को कुछ नोट लिखना है कि जो रेशियो हो रहा है ना, रेशियो क्या कैसे करोगे, रेशियो एटसेट्रा ये सब देखेंगे। और नोट बोलो तो क्या लिखे थे? नोट 1 लिखे थे अदर इनकम में, इसमें भी लिख सकते थे
लेंथी हो जाएगा और एक्सपेंसेस इसीलिए बहुत सारे अलग-अलग रेशियो प्री पोस्ट लग रहा है ना, तो इसीलिए इसको सेपरेटली कर ली। अब लिखो नोट 1, नोट 1। एलोकेशन ऑफ, ये टर्म लिखो, एलोकेशन ऑफ अदर इनकम इन प्री एंड पोस्ट incorporation period. Allocation of other income in pre and post incorporation period. अदर इनकम को प्री पोस्ट में एलोकेट करेंगे। तो कुछ इनकम लिखते हैं, क्या क्या इनकम इसमें देता है जनरली। 1, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम होता है ना, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट तो इनकम है। इसको किस बेसिस पे करना चाहिए? टाइम रेशियो, राइट, ये हो जाएगा टाइम रेशियो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको करोगे टाइम रेशियो। सेकंड, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड ना, जैसे प्री पीरियड रिकवर्ड अभी हो रहे हैं, तो पहले तो बैड था ना। इस साल अगर रिकवर्ड करे तो लास्ट ईयर में बैड था, और वो बैड हम लोग का नहीं था, उस टाइम तो कंपनी नहीं था ना, तो किधर आएगा बोलो? रिकवर्ड हो रहा तो अभी करंट ईयर फाइनल अकाउंट की इसमें बैड दिखा तो नेक्स्ट ईयर रिकवर्ड हो सकता है, तो कंपनी के लिए इस साल रिकवर्ड कैसे आएगा? कंपनी के तो हो ही नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली जो बिजनेस था ना उनका ही बैड रिकवर्ड हो रहे। क्लियर है? तो इसको किधर लिखोगे बोलो? प्री पीरियड में लिखोगे। लेकिन बैड डेट्स होता तो सेल्स रेशियो वाइज करते। करंट ईयर जो बैड डेट्स हो रहे तो सेल्स से ही बैड हुआ ना, बैड डेट्स को सेल्स रेशियो वाइज करोगे, लेकिन रिकवर्ड हो रहे तो अर्लियर ईयर जो बैड था वो रिकवर्ड करे, इसीलिए इसको किधर लिखाओगे? बोलो बोलो, किधर लिखाओगे? यस, सी, ट्रांसफर फीस, ट्रांसफर फीस, ट्रांसफर फीस, यस बोलो, होता क्या है नहीं पता। यस, मान लो एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उस कंपनी का शेयर आप मार्केट से खरीद सकते हो। अब खरीदोगे तो आप ओनर बन जाओगे ना। हम खरीदेंगे, हम भी ओनर बन जाएंगे, फिर काल बेच देंगे तो ओनरशिप मेरा खत्म हो जाएगा। मान लो मैंने बेच दिया और आप खरीदे, तो कंपनी का रजिस्टर्ड बुक, शेयर होल्डर्स का रजिस्टर्ड बुक होता है, स्टेट्यूटरी बुक, उस बुक पे आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जो नाम ट्रांसफर हो रहा है ना, कंपनी उसमें आपसे कुछ चार्ज करेंगे। जो परचेज करेगा, हाँ, अब जमीन हम बेचेंगे, जो खरीदेंगे उनको ही तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हम बेच रहे हैं, हम थोड़ी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो कौन पे करेगा? परचेजर। तो जो आप शेयर खरीदे ना, उनसे और नाम ट्रांसफर होने के लिए कुछ फीस चार्ज करते, तो कंपनी के लिए इनकम होता है। तो किसका इनकम हो रहा है बोलो? कंपनी का होता है, पोस्ट। ओके, तो इसको किधर दिखाओगे? पोस्ट पीरियड। नेक्स्ट, टी, अगर दे दिए अदर इनकम, सिर्फ बोल दिया अदर, तो इसको करोगे टाइम रेशियो। इसको क्या करोगे? टाइम रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्योंकि डायरेक्ट इनकम तो सेल से रिलेट करते हैं ना, ये तो पीएल का बात है, अदर इनकम, तो इसको क्या करोगे? टाइम रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बस इतना ही। तो हम लोग का स्टेटमेंट बन गया, और क्वेश्चन में ना यही पूछे जाएगा, कुछ ट्रांजैक्शन दे दिए और फाइंड करो कि प्री और पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट या लॉस कितना है, ठीक है ना, फाइंड कर लोगे। नाउ अब क्या करना है? सर बैलेंस शीट बनाने पूछेगा नहीं, इस चैप्टर में तो नहीं पूछेंगे,
आगे जब दूसरा चैप्टर करोगे उसमें पूछा जाएगा। ओके, तो अब हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। जो सेल्स रेशियो बोले थे ना, टाइम रेशियो, ये तो कैलकुलेशन करोगे। टाइम रेशियो फिर भी इजी होता है, लेकिन सेल्स रेशियो का कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और उससे सेपरेटली क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 4 दे दिए, ए बी सी डी, 4 अलग अलग ऑप्शन दे दिए, बोले सबका सेल्स रेशियो फाइंड करो। हाउ टू फाइंड सेल्स रेशियो। तो लिखो इसमें, एक एग्जांपल ही ले रहे हम, ठीक है ना। एग्जांपल 1, फाइंड सेल्स रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। फाइंड सेल्स रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। एसी में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? टेम्परेचर हाई कर दे या ऐसे रख दे? और वो एक्चुअली नहीं, तो टेम्परेचर ये होता है ना, ऑटो क्या हुआ है, तो ऑटो काट हो जाता है। ओके, फाइंड सेल्स रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। पॉइंट ए लिमिटेड purchased business of Mr. X on 1/7/2024. A limited purchased business of Mr. X on 1/7/24. Company was incorporated on 1/1/25. कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गए, कौन सा डेट में इनकॉर्पोरेट हो गए? 1/1/25. एंड अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 31st March 26. फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, कौन सा डेट में एंड हो रहा है? 31st March 26. तो ये भी ना, ये इसमें हम लोग जो अकाउंट करेंगे कंपनी का, उसमें पूरा 1 ईयर का नहीं हो रहे, कैसे हो 2 साल हो गए? एक मिनट, ये 25 आएगा, सॉरी, 1/1/25, अकाउंटिंग एंड ऑन 31st March 25। फर्स्ट जनवरी 25 के बाद मार्च ही तो आएगा ना, 25, यस। तो बोलो इसमें टोटल प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड, वो भी 12 मंथ्स नहीं हो रहे, पूरा ईयर हो रहा है क्या? नहीं नहीं, कैसे हो रहे? 1/7 एक्वायर किए, 1/7 एक्वायर किए, तो 1/7 से 1/1 प्री हो जाएगा, और 1/1 से 31st मार्च पोस्ट हो जाएगा। तो प्री पीरियड 6 महीना और पोस्ट पीरियड 3 महीना, पूरे 12 मंथ्स नहीं है इसमें, 9 मंथ्स हो रहे टोटल, है ना। इसमें से 6 मंथ्स क्या हो गया? प्री, और 3 मंथ्स पोस्ट। तो टाइम रेशियो तो 6:3 हो जाएगा। टाइम रेशियो क्या हो जाएगा बोलो? 6:3। मतलब फिर कैंसिल करोगे तो 2:1 हो जाएगा, लेकिन सेल्स का बात हो रही है इसमें। नाउ फिर बोल रहे हैं, सेल्स ऑफ कंपनी फॉर टोटल पीरियड, sales for company for total period was evenly made, except evenly made मतलब क्या? इवनली सेल्स हो रहे हैं, मतलब मोरलेस इक्वल सेल हो रहे हैं, हर महीना इक्वल ही सेल होता है, सीजनल नहीं है, ऑलवेज इक्वल होता है। ऐसे चलोगे, थोड़ा बहुत कम बेसी हो रहा है, ठीक है ना, इवनली सेल्स एक्सेप्ट सितंबर, दिसंबर एंड मार्च 25, where it was doubled.
यस, ये है क्वेश्चंस। इवनली सभी महीने में सेल किए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मंथ में वो डबल था। ये बोल दिया कुछ स्पेसिफिक मंथ्स में सेल्स क्या हो गया था, डबल हो गया था, बाकी सब में इक्वली सेल की। तो आपको फाइंड करना सेल्स रेशियो, ऊपर क्या बोले, सेल्स रेशियो क्या होगा ना। ओके, ये तो पॉइंट ए। अब पॉइंट बी, मतलब दो दो एग्जांपल एक साथ ले रहे हैं। सेल्स रेशियो फर्स्ट का भी करोगे, सेल्स रेशियो बी का भी करोगे। बी लिमिटेड acquired a business on 1/4/25. B Limited acquired a business on 1/4/25 and incorporated on 31st July 25. 1/4 को एक्वायर किए थे और जुलाई एंड में इनकॉर्पोरेट हो गया। एंड sales for the year ended 31st March 2026, ईयर एंडेड क्या दिए, मार्च 26, रुपीज 36 लाख। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड कितना है, 36 लाख। बट अप टू सेल्स अप टू December 2025, sales up to December 25 was rupees 18 lakh। यस, ये है क्वेश्चन। ये दोनों केस में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सेल्स रेशियो फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन बोलो, लिख लिया दोनों सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ए। तो बी के लिए देखो, बी लिमिटेड एक बिजनेस को एक्वायर किए थे, कब एक्वायर किए थे, 1/4, बोलो बोलो कब एक्वायर किए थे, 1/4/25। इनकॉर्पोरेट कब हो गया, 31st जुलाई 25। तो अप्रैल में जून जुलाई 4 मंथ्स प्री इनकॉर्पोरेशन हो गया, 4 मंथ्स हो रहे ना प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। फिर अगस्त से 1 अगस्त से पोस्ट शुरू हो गया, 1 अगस्त 25 से मार्च 26, कितना मंथ्स हो रहे हैं, 8 मंथ्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया ना। तो टोटल 12 मंथ्स हो गया इसमें, टोटल पूरा 12 मंथ्स है। इसमें से 4 मंथ्स क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, 8 मंथ क्या हो गया, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। यहां तक क्लियर है ना। अब इसमें बोल दिया सेल्स पूरा ईयर का, इसमें अमाउंट दे दिए, इसमें तो अमाउंट नहीं दिए थे, इसमें अमाउंट दे दिए। कितना टोटल सेल किए, 36 लाख। लेकिन दिसंबर एंड तक तो सेल हुआ था 18 लाख, और दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च बाकी 3 महीना में 18 लाख बेचे। तो टाइम रेशियो नहीं, सेल्स रेशियो फाइंड करोगे प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। ठीक है, ओके। तो पॉइंट ए में आ जाओ। पॉइंट ए में पूरा पहले टाइम पीरियड देखते, पूरा टाइम पीरियड देखेंगे, क्योंकि सेल्स रेशियो उसी से ही फाइंड करेंगे ना। तो लिखो टाइम पीरियड, इसको हम पूरा एक टाइमलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बेटर होगा या इस तरह ड्रॉ कर लोगे। कब से शुरू हुआ था, प्री इनकॉर्पोरेशन से, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पीरियड आएगा, और इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या आएगा, पोस्ट। अरे बोलो। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड बोलो कितना मंथ्स था, इसको देख के बोलो। एक्विजिशन डेट क्या था, 1/7/24। तो ये डेट हो गया डेट ऑफ एक्विजिशन, 1/7/24। इनकॉर्पोरेशन डेट क्या था, 1/1/25, ये था 1/1/25। और पोस्ट पीरियड क्या, 31st मार्च 25, है ना। तो ये बोलो ये पीरियड क्या था,
प्री, ये पीरियड क्या, पोस्ट। अब हम ये जो टाइम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसमें मंथ एक बार लिखेंगे। पोस्ट में तो 3 महीना है ना, बोलो पोस्ट में कितना मंथ है, 3 मंथ्स, बट प्री पीरियड में कितना मंथ्स है, हाँ 6 मंथ्स, यस। तो 6 महीना इधर ही करें, 1 2 3 4 5 6, सर ये वर्किंग बना है ना, वर्किंग बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह मंथ कर लोगे, पूरा 12 मंथ तो 12 मंथ्स कर लोगे, बेटर रहेगा, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। बोलो पोस्ट पीरियड में क्या है, जनवरी फरवरी मार्च, अरे पोस्ट पीरियड में जनवरी फरवरी मार्च, ये है ना। प्री पीरियड में क्या है आपका, जुलाई, प्री पीरियड में जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। प्री पीरियड जितना मंथ, पोस्ट पीरियड जितना मंथ से मंथ पूरा टेबल बना लिए, ठीक है। अब इसमें नीचे लिखेंगे सेल्स, नीचे यहाँ लिखेंगे सेल्स, ऊपर पीरियड है, नीचे सेल्स देखेंगे, मतलब इस तरह एक टेबल कर लेना, ऊपर एक पीरियड, नीचे सेल्स इंफॉर्मेशन। अच्छा, ऐसे मतलब आप ऐसे टेबल कर लोगे, ये रहेगा मंथ्स और ये सेल्स, ठीक है। मंथ्स में एक प्री पीरियड करोगे और एक पोस्ट पीरियड करोगे, प्री पोस्ट जितना भी मंथ्स है ना वो कर लोगे, उसमें ईच एंड एवरी मंथ हम लोग सेल्स फिगर कुछ लिखते जाएंगे। अब इस लाइन पे आ जाओ, सेल्स ऑफ द कंपनी इवनली थ्रू आउट द ईयर हुआ था, लेकिन स्पेसिफिक कुछ मंथ्स में क्या हो गया था, डबल। तो इवनली जो हो रहा था हर महीना, उसको एक्स मान के चलते, हर महीना क्या मान के चलेंगे, एक्स। लेकिन कुछ स्पेसिफिक पीरियड में कौन कौन सा मंथ है, सितंबर, दिसंबर और मार्च, है ना। तो इसमें सितंबर, इस पीरियड में ये हो जाएगा 2x, डबल हो गया था ना। और कौन सा मंथ में हुआ था बोलो, दिसंबर में क्या हो गया 2x, और मार्च में भी हुआ था 2x, और बाकी सब में क्या था x। और हर महीने में इवनली हो रहा था, इक्वल हो रहा था ना। और एक पर्टिकुलर 3 मंथ्स में क्या बोला था, डबल हो गया था, तो डबल मतलब 2x हो जाएगा ना। तो रिमेनिंग मंथ्स में क्या लिख लोगे, x x x x x एंड x। समझ में आया, अरे बोलो समझ में आया या नहीं। इवनली जितना जितना मंथ है x मान लिए, कुछ स्पेसिफिक मंथ में क्या बोले थे, डबल हो गया था। 1.5 टाइम्स बोल सकता है, डबल बोल सकता है, हाफ बोल सकता है, जो भी बोलेंगे ना, एक्स का इसके उसमें एजम्पशन ले लोगे। तो रिमेनिंग मंथ्स में क्या होता है, एक्स, और स्पेसिफिक 3 मंथ्स में क्या था, डबल मतलब 2x। प्री पीरियड को जोड़ो, यहां तक प्री पीरियड है ना, प्री पीरियड जोड़ोगे तो प्री पीरियड का एक्स आ जाएगा टोटल, और पोस्ट पीरियड को जोड़ लोगे तो इसका भी सेल्स आ जाएगा। देयरफॉर अब लिखो इसमें सेल्स ऑफ प्री पीरियड, सेल्स ऑफ प्री पीरियड इक्वल टू, इस सबको जोड़ो, 1 2 3 4 4x, 4 मंथ्स इंटू एक्स प्लस 2 मंथ्स इंटू क्या था 2x। प्री पीरियड में देखो 4 मंथ्स x करके बेचे थे, और 2 पर्टिकुलर मंथ्स में ट्वाइस ऑफ x बेचे थे। तो 4 इंटू एक्स मतलब 4x प्लस 4x मतलब कितना हो गया 8x। अरे इन सबको जोड़ लो ना, ऐसे ही जोड़ लो, x 2 2 4 5 6 2 8, 8x हो गया ना। प्री पीरियड को सबका जोड़ लिए, जोड़ के लिख लो ना, 8x हो रहे हैं। और सेल्स ऑफ पोस्ट पीरियड, पोस्ट पीरियड बोलो, जोड़ के बोलो, x प्लस 2x मतलब कितना है 4x। therefore sales ratio equal to 8x is to 4x, और x कैंसिल, 2 is to 1। तो सेल्स रेशियो फॉर द पीरियड क्या हो जाएगा बोलो, 2 is to 1 आ जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह क्वेश्चन में दे सकता है, इवनली सेल होता है लेकिन कुछ स्पेसिफिक मंथ्स में डबल हो गया और कुछ स्पेसिफिक मंथ में हाफ हो गया, तो उसके हिसाब से एक्स मान के सब में लिख लो। फिर प्री पीरियड को जोड़ लोगे और पोस्ट पीरियड को जोड़ लोगे, इससे क्या मिलेगा आपको, सेल्स रेशियो ऑफ प्री और पोस्ट पीरियड आ जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया, इजी था तो ओके।
बी पार्ट, क्वेश्चन का बी पार्ट। यहाँ पे टाइम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, टाइम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो टाइम लाइन तो पूरा बोलो, एक्विजिशन डेट क्या था, 1/4, बोलो 1 अप्रैल 25 है, और ईयर एंड मार्च 26, पूरा 12 मंथ ही तो आएगा ना। ओके, ये था प्री पीरियड, ये 1/4/25 से कब तक हो रहा था प्री पीरियड, बोलो। एक मिनट, प्री पीरियड कितना मंथ था, 30 जुलाई, 31 जुलाई था ना। ओ यस, प्री पीरियड 31 जुलाई 25 और 31 मार्च 26, ये आपका पोस्ट पीरियड। ओके, प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड। तो प्री पीरियड एक बार बोलो कितना मंथ्स हो रहे, 4 मंथ्स। प्री पीरियड कितना, 4 मंथ्स आया। अब यहाँ मंथ काउंट नहीं कर रहे, यहाँ मंथ्स नहीं दिखा रहे, क्यों सर, यहाँ मंथली सेल्स का बात ही नहीं बोले, यहाँ टोटल दे दिए थे, एक पीरियड तक तो बोल दिया इतना और बाकी पीरियड में इतना, यही तो दिए थे ना। तो इसलिए हम इसमें मंथ्स काउंट नहीं कर रहे, सिर्फ प्री और पोस्ट पीरियड लिख रहे हैं। तो बोलो इसमें कितना मंथ्स आया, 4 मंथ्स, है ना, और इधर कितना आएगा, 8 मंथ्स। प्री पीरियड कितना हो गया, 4 मंथ्स, और पोस्ट पीरियड कितना, 8 मंथ्स। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, टोटल मतलब प्री और पोस्ट मिला के टोटल सेल्स कितना दिए थे, टोटल तो 36 है, लेकिन अप टू, यहां इसमें बोले थे अप टू 31 दिसंबर कितना सेल्स था, 18 लाख। तो दिसंबर, तो बीच में एक और डेट हमको करना होगा, ये मान लो दिसंबर है ना, अरे ये दिसंबर तक है ना, और ये दिसंबर के बाद ये 31 दिसंबर, बीच में एक और डेट आ गया ना। एक तो प्री पोस्ट डिफरेंट डेट है, लेकिन बीच में सेल्स के बारे में बोला, दिसंबर तक कुछ सेल्स था, अप टू दिसंबर, है ना। तो बोलो अप टू दिसंबर कितना सेल्स था, इधर नीचे लिख रहे हैं हम 18 लाख, और आफ्टर दिसंबर ऑब्वियसली ये भी हो जाएगा 18 लाख। अरे बोलो, टोटल अगर 36 है, अप टू दिसंबर 18 लाख, और आफ्टर दिसंबर भी कितना आएगा, 18 लाख आएगा ना। अब बताओ, प्री, अच्छा प्री पीरियड तो यहां तक नहीं जाना, प्री पीरियड तो सिर्फ इतना ही लेना है हमको, लेना है ना। तो बोलो ये 18 लाख कितना मंथ्स का आया, ये जो टोटल 18 लाख ये कितना मंथ्स का है, अप्रैल से लेके दिसंबर, कितना मंथ्स, 9 मंथ्स, बट ये कितना है, 4 मंथ्स। तो 18 लाख को 18 लाख डिवाइड बाय 9 इंटू 4 कर लेंगे तो प्री पीरियड का आ जाएगा, आएगा ना। हाँ, ये 9 मंथ्स का ना, अप टू दिसंबर, 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर, ये बोला था 18 लाख है, क्लियर है। लेकिन हम लोग को तो प्री तो अप टू जुलाई लेना है, तो 18 लाख कितना मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए, डिवाइड बाय 9 करो और इनटू कितना करेंगे, 4 मंथ्स। तो बताओ ये कितना आ गया आपका, 8 लाख। अरे कितना, अरे 8 लगा है ना। तो अब बोलो इधर कितना आएगा रिमेनिंग, ये पार्ट बोलो, अब इसको बोलो, आगे इधर जाओ, ये टोटल कितना, 8 लाख आ गया। तो पोस्ट पीरियड में कितना आएगा, फिर इधर देखते, इधर 10 लाख हो जाएगा ना, और इधर 18 लाख तो है, इसमें 10 लाख और इसमें 18 लाख आएगा ना। अरे कोई और भी क्लास चलता है ना, तो हो सकता है इसमें क्लास है, तो इसीलिए ये में क्लास ना इधर उधर हो जाता है, मतलब उस रूम में इस रूम में ऊपर, कुछ भी, कुछ स्टूडेंट्स बार बार ही करते हैं। और तो दूसरा क्लास का टाइम आ गया, स्टूडेंट लोग अब ढूंढ रहे हैं इस रूम में होगा या उस रूम में ऊपर होगा। हम लोग का न्यू क्लास शुरू हुआ ना, इस टाइम मेरा सीएमए क्लास चलता था, तो सीएमए क्लास में इस आज के डेट के लिए सिर्फ हम एक ही मैनेज किए। आप भी सीएमए पढ़ाते हो ऊपर? हाँ हाँ, ऊपर कॉस्ट सेंटर में सीएमए गुरु है, सीएमए गुरु। हमारा प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं।
सीएमए गुरु में हम सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाते, ग्रुप वन अकाउंट्स, इंटर ग्रुप वन अकाउंट्स, ग्रुप टू अकाउंट्स, फाइनल में भी सीएफआर और एसपीएमबी भी वो सब पेपर करते फाइनल में। ओके, तो बोलो कितना हो गया? 8 लाख इधर है ना, और इसमें कितना? 10 लाख, और पोस्ट पीरियड में इधर भी तो 18 लाख था। अब बताओ, प्री पीरियड में टोटल कितना है? 8 लाख, और पोस्ट पीरियड में टोटल कितना हो रहे हैं? अरे नहीं, 10 और 18 28 लाख। प्री पीरियड में कितना? 8 लाख, और पोस्ट पीरियड में कितना? इधर 8 लाख आया तो अच्छा, टोटल 18 में से अगर 8 है तो इधर 10 होगा, और उसके बाद भी तो 18 था, है ना? तो टोटल पोस्ट पीरियड 10 प्लस 18 28 लाख, और प्री पीरियड कितना? 8 लाख। तो सेल्स रेशियो 8 लाख इज टू 28 लाख आ जाएगा ना? देयरफॉर सेल्स रेशियो 8 लाख इज टू 28 लाख। फिर इसको 2 से कैंसिल करो, 4 से ही तो हो जाएगा ना? 4 2 4 2 इज टू 7। सेल्स रेशियो क्या हो जाएगा आपका? 2 इज टू 7। ओके, तो क्वेश्चन में ना डिफरेंट वे से सेल्स रेशियो कैलकुलेशन करना होता है। टाइम तो पता चल जाएगा, प्री पीरियड कितना दिन, पोस्ट पीरियड कितना मंथ से, लेकिन उससे सेल्स रेशियो मेन कैलकुलेशन, और यही कैलकुलेशन गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन इससे तो गलत हो जाएगा। फिर सब कुछ एलोकेट करोगे, मैक्सिमम सेल्स रेशियो से होता है, और वही गलत हो गया तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? तो आज मोटा मोटी आइडिया हो गया, और नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आज रखे। ओके, कुछ होमवर्क नहीं करना है, अभी तो शुरू किए ना। नेक्स्ट है हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे।